everyone, welcome back to Blade Learner. I am Manu again. And आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 7, which is something that was much awaited कि जल्द से जल्द सिलेबस खत्म हो. बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो हम वही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा सिलेबस खत्म हो and soon your previous year's questions and important questions की भी videos आती जाएंगी साथ साथ. So just have some patience. I know the pre-boards and mock pre-boards and even the boards are approaching, but don't worry, we will soon be done with this entire situation. तो चैप्टर 7 तो हम आ ही गए देखते ही देखते. एंड इसके बाद हमारा जो चैप्टर 8 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इन चैप्टर 9 इज इंटरनेशनल ट्रेड. बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं. एंड चैप्टर 10 इज ह्यूमन सेटलमेंट्स. और फिर जो बुक 2 है उसके बारे में आपको इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप बुक 2 में देखेंगे सिमिलर चैप्टर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो आपने पहले कॉन्सेप्ट्स बुक 1 में पढ़ लेंगे, तो बुक 2 में बस आपको कोरिलेट करना होगा. अच्छा, इंडिया में ये सीन है क्योंकि वो इंडिया ओरिएंटेड है. उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह आएगा, पर वो इंडिया की इंडस्ट्रीज होंगी और उसमें मैप्स जो हैं वो ज़्यादा क्रूशियल हो जाएंगे. और जैसे कि आयरन एंड स्टील का मैप हर बार आता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स की, वो एक मैप दे देते हैं and आपको बताना पड़ता है कि ये जमशेदपुर प्लांट है, कौन सा प्लांट है, क्या है, और उसके बारे में लिखना होता है. तो वो सब हम करने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. एंड प्रीवियस ईयर्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आपको आंसर, मॉडल आंसर्स मिलने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज. ठीक है, तो टर्शरी एक्टिविटीज हम देखेंगे मोस्टली सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है. एंड क्वार्टरनरी एंड जो क्विनरी भी आएगा उसका भी इसमें डिस्कशन होने वाला है. बट बिफोर दैट हम देखते हैं लास्ट चैप्टर में कुछ मैप्स थे जो कि हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कोई मैप नहीं दिया था. दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट. आपको याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था आयरन एंड स्टील से रिलेटेड बहुत सारी साइट्स दी हुई थी. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसमें हमने यूएस से रिलेटेड काफी साइट्स देखी थी, पिट्सबर्ग एंड ऑल ऑफ योर एपलेशियन रीजन. वो मैप हमने देख लिया था. बट ये जो मैप्स थे जर्मनी के, क्योंकि याद रखने में आपको इशू होता है डुइसबर्ग, डॉटमंड, तो एक बार अगर आपको विजुअलाइज हो जाए कहाँ पर है तो आप और अच्छे से याद रख सकते हैं. तो ये पूरी आपकी रूर पोल वैली है, हमने देखा था. अब ये किस चीज से, अब यहाँ पे क्या है, ओपेल कार इंडस्ट्री. एंड क्या होने लगे, एजुकेशन सेंटर्स आने लगे. ये पॉइंट्स आप कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको लिखना ही है कि अब यहाँ का माहौल चेंज हो गया है. राइट, तो यहाँ पर रिवर वैली भी है, तो इनलैंड वाटरवेज अच्छे से डेवलप्ड है, काफी कनेक्शंस है. ठीक है, और साथ साथ में यहीं पर आपके जो इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील सेंटर्स हैं वो हैं डसेल्डोर्फ, डुइसबर्ग, राइट, डॉटमंड. तो ये सारे दिए हुए, ये रहा आपका डुइसबर्ग, ये रहा आपका डॉटमंड, और ये रहा डसेल्डोर्फ. डूसुल्डोर्फ आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं. और एसएन भी दिया हुआ था, तो वो भी यहाँ पे. जोल्वरिन भी दिया हुआ है. जोल्वरिन याद है आपको? जोल्वरिन आई एम श्योर यू मस्ट हैव लुक्ड एट इन वर्ल्ड हिस्ट्री in यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. एंड बिस्मार्क का जो रोल होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि प्रशिया वाज द डोमिनेंट पावर. याद करने की कोशिश करें तो प्रशिया था, और एक पूरा सिस्टम बना हुआ था, जोल्वरिन ट्रेड सिस्टम. राइट, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, हिस्ट्री का पोर्शन है वो, सुधांशु सर का डोमेन रहेगा यहाँ पे. हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, वो है आपका जापान. जापान भी दिया हुआ था, ओसाका रीजन. हमने याद करो चैप्टर 2 में ये एग्जाम्पल पढ़ा था, कोबी ओसाका. ये हमने पढ़ा हुआ था और हमने देखा था वो कहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है, इंडस्ट्रियल रीजन है, काफी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के इंटरलिंकेजेस है, तो वो यहाँ पे है. ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ पे हिरोशिमा है, यहाँ पे है ओसाका. जो आपका सेकेंड आइलैंड है, याद है मैंने सारे आइलैंड्स बताए थे कौन कौन से हैं. तो ये सेकेंड आइलैंड जो है आपका वहां पर है. ये थर्ड है, ये क्यूशु, शिकोकू, हॉन्शू, होकाइडो. डोरेमोन तो देखा ही होगा ना सबने, उसमें जियान एक एपिसोड होता है, उसमें जियान होकाइडो उसको जाना होता है. तो हाँ, ये सारे वर्ड, ये सारे जो नेम्स हैं आपने सुने होंगे, नागासाकी बॉम्बिंग, हिरोशिमा.
right, in political science. Busan is a very famous Korean restaurant in Delhi. If you are from Delhi and you like food and you like to try new food, then you can try Busan. It serves nice Korean food. खैर उसमें भी हम नहीं जाएंगे. तो ये ओसाका का रीजन है, आपको दिख गया. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यहीं पे कोबी है. ठीक है, तो ये आपका विजुअलाइज हो गया, ओसाका, योकोहामा. ठीक है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि याद नहीं हो रहा मैम. क्यों नहीं हो रहा? मैं अब विजुअलाइज भी करा लिया आपको, अब आपको सब याद रहना चाहिए. और बार बार फ्लैश कार्ड्स का जो मैंने फंडा बताया था वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोकेशंस हैं. इंडिया की जो बुक आने वाली है उसमें भी इतने सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, मिनरल सेंटर्स हैं, वो आपको याद रखना ही है. और ऊपर से उसमें शुगर केन एंड राइस एंड इन सब का भी स्पेसिफिक है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन है, तो आपको याद रखनी पड़ेगा. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पल्सेस वाला सेंटर लिखा है राइस में. नाउ वी कम टू दिस चैप्टर एंड इसके कंटेंट्स देख लेते हैं. तो पहले हम टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज देखेंगे. टर्शियरी एक्टिविटीज क्या है वो भी देखेंगे. ट्रेड एंड कॉमर्स, रिटेल, ट्रेडिंग, होलसेल. इससे आपको पता ही चल गया होगा कि ये सारी सर्विस ओरिएंटेड कैटेगरीज हैं. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस. पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज, कुछ एग्जांपल्स भी देंगे, स्पेसिफिकली उसमें डेल्व करेंगे. देन वी हैव क्वाटरनरी, क्विनरी, डिजिटल डिवाइड. All right, without any further ado, let's get started with the definition. The very first definition, that is of tertiary activities. What are tertiary activities? This industry is the service sector of an economy. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी सेक्टर, जिसमें काफी हद तक एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म, ये सब हमने पढ़ा था. माइनिंग. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में हमने एग्लोमरेशन इकोनॉमीज और जितने भी आपके मिनरल प्लांट्स हैं, आयरन एंड स्टील, हाई टेक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ा था. एंड हमने देखा भी था लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ट्रेडिशनल, लार्ज स्केल. व्हाट आर ट्रेडिशनल, लार्ज स्केल? आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल, राइट. और न्यू में क्या है? हाई टेक. तो हमने ये सारा कुछ, कॉटेज इंडस्ट्री, सब हमने डीपर एक इन डेप्थ एनालिसिस किया था. अब हम आ जाते हैं इकोनॉमी के थर्ड पिलर पे, जो कि है सर्विस सेक्टर. और सर्विस सेक्टर जो आपका टर्शियरी इंडस्ट्री कहते हैं इसको. ठीक है, इसमें मेडिकल प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, एजुकेटर्स आ जाते हैं लाइक अस, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, हेयर कट्स, पर्सनल ट्रेनर्स, जितनी भी सर्विसेज हैं, टीचिंग, कोई भी आप कॉलेज इमेजिन करो, वहां पे प्रोफेसर आपके क्या हो गए, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू एक डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड हो रही है. जैसे मेडिसिन में आपके डॉक्टर्स आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो देयर इज द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर बीइंग कंज्यूम्ड. द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. सो इस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज फॉर देयर सर्विसेज, राइट. Hourly, weekly, monthly, however it is, and they are not directly involved in processing of physical raw materials. ये नहीं हो रहा है कि हम पत्थर तोड़ रहे हैं. एज एन एजुकेटर अब मैं लेके आऊंगी, पहले लैपटॉप बिल्ड करूंगी एक मैन्युफैक्चरिंग पावर प्लांट में, फिर पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं. आई एम डायरेक्टली टीचिंग. आई एम नॉट कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड नाइदर एम आई एक्सट्रैक्टिंग एनी फिजिकल एबायोटिक रॉ मटेरियल्स. माई रॉ मटेरियल इज माई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. ठीक है, तो उसके थ्रू आई एम टीचिंग. सो इसमें डायरेक्ट सर्विस इस तरीके से ज्यादातर इंटेलेक्चुअल प्लेन पे प्रोवाइड करें. कि आप अगर एक बिजनेस, एक लीगल एडवाइजर हैं, तो ये आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने लॉ पढ़ा या जो भी किया, राइट. आप फर्म को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू, राइट. सो आई थिंक दिस मच से इतने एग्जाम्पल्स तो क्लियर ही हो गया होगा. The main difference between secondary activities and tertiary activities is that expertise provided by services relies more heavily on specialized skills. हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आपके सेमी स्किल्ड वर्कर्स या अनस्किल्ड वर्कर्स भी काम कर सकते थे. ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको एक हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, रादर देन प्रोडक्शन टेक्निक्स की. अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस में इसको हम स्मेल्ट कर लेते कॉपर, वो प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री टेक्निक्स नहीं है, ये फैक्ट्री से परे है. ठीक है, फैक्ट्री से इसकी अलग दुनिया, राइट. तो अब हम देख लेते हैं क्या होती हैं टाइप्स, से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ट्रेड एंड कॉमर्स इज योर फर्स्ट टाइप, फिर ट्रांसपोर्ट भी आएगा, नॉट टू वरी. ट्रेड इज एसेंशियली व्हाट? पहले से ही बनी बनाई कमोडिटीज होती हैं, उनको एक जगह पे
एक्सचेंज किया जाता है। हमारे हमेशा से मर्चेंट्स रहे, हमारे एंशियंट इंडिया में भी श्रेणी गिल्ड्स रहते थे, ट्रेडर्स के गिल्ड्स। इसमें क्या होता है, एक जगह पे सारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी होने के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एक्सचेंज पे ध्यान दिया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, सो दैट इज गोइंग टू बी योर ट्रेड. Then we have all the services in retail. We are looking in them, and wholesale trading or commerce is specifically intended for profit. Again, profit is an important category. Retail और wholesale trading क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद. Towns and cities are where all these works take place are known as trading centers. ठीक है, टाउन्स हो सकते हैं, सिटीज हो सकती हैं, कोई रूरल एरिया भी हो सकता है. तो इसी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग देख लेते हैं, कैसे होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे ये मार्केटिंग सेंटर्स में पहले फोकस कर रहे हैं, जो कि अब आप जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है वो आसपास के एरिया के लिए होती है या घर वालों के लिए बनती है, बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी के मॉडल पे चलती है. तो ये रूरल मार्केट भी उसी तरीके से है कि नियर बाय सेटलमेंट्स को ही केटर करता है. ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल मार्केट है कि अच्छा दूर दराज के कंट्रीज से लोग यहाँ पे आके ट्रेडिंग करने वाले, नहीं. इसमें सिर्फ नियर बाय सेटलमेंट्स, ताकि नियर बाय जो लोग रहते हैं वो आकर खरीद पाए, बेच पाए. तो एक क्वाजी अर्बन सेंटर्स में भी हो सकती है, टाउन्स टाइप के. एंड दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द मोस्ट रूडिमेंट्री इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट. ठीक है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं एफर्ट लग रहा, ना ज्यादा कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन है, वो हो गया आपका रूडिमेंट्री. अच्छा, इस टाइप के वर्ड्स अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे. उन्हें लगेगा हाँ कोई जोग्राफर है जो लिख रहा है, कोई तो है जो ज्योग्राफी की नॉलेज रखते हैं. तो मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप ऑफ कह सकते हैं सेंटर होता है. पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इतने कोई वेल डेवलप नहीं होते. एंड दे फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स. तो बहुत ही लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं, विलेज लेवल पर ही ये होते हैं, राइट. मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, होलसेल मार्केट्स. तो आजादपुर मंडी बहुत फेमस. आजादपुर मंडी दिल्ली में काफी ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा सबसे बड़ी मंडी है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है. तो यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत सी होलसेल टाइप की होती है, सस्ते में आपको सब्जियां मिल जाती है, सस्ते में आपको सामान मिल जाता है. हाँ, मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, होलसेल मार्केट्स एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज भी होते हैं. Mandi is different than a retailing area. Retailing area will be different. It will be more commercial. They are not urban centers per se, but are significant centers for making available goods and services which are most frequently demanded by rural folk. तो अगर रिटेलिंग स्टोर भी है तो दिल्ली या बॉम्बे या कोई मेट्रोपोलिस के जैसा बहुत बड़ा रिटेलिंग स्टोर या रिटेलिंग मार्केट नहीं होगा. रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, तो उसका लेवल थोड़ा रूरल पॉपुलेशन के डिमांड्स के हिसाब से एडजस्टेड होगा, इतना ज्यादा हाईफाई नहीं होगा, राइट. अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक मार्केट्स. तो देखो, रूरल अर्बन मार्केट्स सारे ही पीरियोडिक हो सकते हैं. ठीक है, पीरियोडिक का मतलब ही क्या है कि वो मतलब थोड़ी थोड़ी देरी पे आके सेटअप होगा. पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स, and local periodic markets also organized at different temporal intervals. You can say Monday बाजार, Sunday बाजार. कुछ जगहों पे ऐसा होता है अर्बन एरियाज में हर दिन ही बाजार होता है कि अच्छा शुक्र बाजार में सब्जी मिलेगी, बुध बाजार में ये होगा, जो भी है. बट कई जगहों पे जो बहुत ज्यादा पीरियोडिक है कि संडे के संडे ही लगेगा, तो उस कैटेगरी में आप डाल सकते हो कि टेम्पररी है, संडे को ही लगेगा, वहीं से आप लोगे. इट कैन बी वीकली, इट कैन बी बाई वीकली, मंडे संडे कभी भी लग सकता है, हो सकता है 2-3 बार भी हो. वेयर पीपल ऑफ दी सराउंडिंग एरियाज दे कम टुगेदर एंड टेम्पररीली जो भी डिमांड होगी उसके हिसाब से. कई बार होता है कि आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं जो शुक्र बाजार में या संडे मार्केट में है, और उससे कहते हैं कि अच्छा भैया ये आइटम नहीं है आपके पास. वो कहता है अच्छा नहीं है पर मैं ले आऊंगा अगली बार. तो आपको पता है कि अच्छा अगली बार जब वो बैठेगा तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं. तो अक्यूमुलेटेड जो लोकल डिमांड होती है उसके हिसाब से मार्केट लगता है. ठीक है, these markets are held on specified dates and they move from one place to another. कई बार होता है कि some people they set up shop in a बुध बाजार, वेंसडे को भी लगाते हैं वेंसडे मार्केट में, और फिर फ्राइडे को भी लगा देते हैं फ्राइडे मार्केट में. ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन कैसे भी हो सकती है. रूरल एरियाज में हो सकता है इतना फ्रीक्वेंट ना हो जितना अर्बन में होता है. ठीक है, तो द शॉपकीपर्स दस रिमेन बिजी ऑन ऑल डेज व्हाइल अ लार्ज एरिया सर्व्ड बाय देम. अर्बन मार्केटिंग सेक्टर्स पे आ जाते हैं, वहां भी पीरियोडिक हो सकते हैं. पीरियोडिक इज अ कैटेगरी. ठीक है, वो रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी. अर्बन मार्केटिंग मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज. बात तो डिमांड की ही है, अर्बन डिमांड को सर्व कर रहे हैं.
तो रूरल एरियाज में जो जैसे कि कुछ आइटम्स आपको चाहिए वो आपको अर्बन वाले एरियाज में हो सकता है नहीं चाहिए, और अर्बन की डिमांड अलग है, राइट। हो सकता है अर्बन एरिया में महंगे फ्रूट्स उन्हें चाहिए, कीवी चाहिए उनको, है ना, या फिर उनको चाहिए ड्रैगन फ्रूट, ऐसे अतरंगी फ्रूट आइटम्स चाहिए। इसकी उन्हें चाहिए महंगी सब्जियां, ब्रोकली, मशरूम्स। वाइल्ड ऑन रूरल एरियाज हो सकता है उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मे बी साग, और मे बी लौकी, पालक। ये सब डिमांड है, उनकी डिमांड ही अलग है ना। उन्हें क्या पता कीवी, दे आर नॉट कंज्यूमिंग कीवी, क्योंकि कीवी तो पहले ही एक्सपेंसिव है। तो अर्बन एरिया में ही बेचेगा ना कीवी वाला, वो क्यों जाके रूरल एरिया में कीवी बेचेगा जहाँ किसी को नहीं लेना। तो उस तरीके से डिमांड डिसाइड होती है। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मेनी ऑफ दी स्पेशलाइज। तो ऐसा नहीं है अर्बन एरियाज में लोग ही नहीं मिलती है, पर कीवी भी मिलता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन भी चाहिए। महंगे फूल भी मिलते होंगे जो चाहिए, ट्यूलिप्स मिलते होंगे, क्रिजेंथेमम्स, महंगे महंगे फूल होते हैं ये। इसकी डिमांड आपको इतनी महंगी चीजों की रूरल एरियाज में नहीं मिलेगी। एंड ये अजीब सी चीजें अतरंगी हैं जो सिर्फ जानने वालों को ही पता है। And urban centers offer manufactured goods as well, and many specialized markets develop here. Markets like labor, housing, semi-finished. अच्छा, बड़ी बड़ी इमारतों की डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है यहाँ पे, है ना, घरों की डिमांड है, बड़े बड़े इतने ऐसे ऊंचे ऊंचे बड़े घर रूरल एरियाज में इतनी डिमांड नहीं है उसकी। Services of educational institutions and professionals such as teachers, lawyers, consultants, physicians, and all of the other doctors is also higher in urban areas. Population ज़्यादा है, population की डिमांड ज़्यादा है। ये हमारी मंडी देखिए आप, आज़ादपुर मंडी ही है ये शायद, आई थिंक। एंड ये आपका रिटेल स्टोर हो गया, ये आपका ग्रोसरी स्टोर, जिसे मॉडर्न भाषा में या फिर अमरीकी भाषा में ज़्यादा कहेंगे ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी स्टोर, है ना। हम तो कहेंगे सुपरमार्केट भी कह सकते हैं हम लोग, कुछ लोग कहेंगे मॉल। या सो आई डोंट नो, आई फाउंड इट फनी। रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग पे आ जाते हैं हम। रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग का ना आपको डिफ्रेंसिएशन याद कर लेना चाहिए, और हो सकता है ये एग्जाम में आए। वैसे इस चैप्टर में इस पोर्शन में से इतना नहीं आता जितना कि आगे आगे जो टूरिज्म वगैरह वाला है उसमें से आता है। तो फिर भी ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ देंगे, सब कुछ पढ़ना है, जो आएगा सो आएगा, एंड यू शुड आंसर इट वेल। रिटेल ट्रेडिंग क्या हो जाती है? दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। रिटेल स्टोर्स, सैमसंग का स्टोर है, डायरेक्टली आपको बेच रहा है सामान। होलसेल ट्रेडिंग ना बहुत इंटरमीडियरी सर्विस, होलसेलर आपको नहीं बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है बल्क में सामान। Trading constitutes bulk business through numerous intermediary merchants and supply houses and not through retail stores. इनका काम है होलसेल ट्रेडर्स का इनको सर्व करना, और इनका काम क्या है? कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचना। बल्क में खरीदते हैं ये लोग, इनको कुछ प्रॉफिट होता है, सस्ते में माल मिलता है, फिर ये हमको बेचते हैं थोड़ा महंगे में, ताकि ये क्या अर्न कर पाए? प्रॉफिट। और इसको क्या कहते हैं? बिजनेस। इसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं है, बिजनेस है ये। ओके, तो ऐसे ही चलता है बिजनेस, राइट। और इन्होंने कहीं से लिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, राइट। तो इस तरीके से इनकी साइकिल चलती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ जाता है आपका फर्स्ट, तो फिर आपका होलसेल ट्रेडर आ जाता है, फिर आपका आ जाता है रिटेलर, और फिर आपका आ जाता है ये सीधा कंज्यूमर को बेचता है। एप्पल स्टोर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे सैमसंग का स्टोर हो गया। ये लोग अपने पार्ट्स कहाँ से ले रहे हैं? चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है, वो सब फिर उनकी स्टोरी हो जाती है, ठीक है। दैट इज पार्ट ऑफ देयर एंटायर स्टोरी, है ना। तो यहीं पे आपका मोस्ट रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर्स सोलली डिवोटेड टू सेलिंग। फालतू की बकवास लिखी होती है एनसीईआरटी में कई बार, है ना, इतना सब आपको नहीं लिखना होता है। Some large stores, including chain stores, are able to buy directly from the manufacturers. All right. कुछ जो लार्ज स्टोर्स होते हैं, चेन स्टोर्स होते हैं, किसी भी कमोडिटी के लिए काफी सारे उनके नेटवर्क्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। दे आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स। उनका पूरा मान लो पूरी उनकी ब्रांड है, उनकी कंपनी है, तो वो उसको डायरेक्टली, बहुत बड़ा स्टोर है उनका, वॉलमार्ट मान, तो ये डायरेक्टली ले रहे हैं फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर, जहां से भी ये मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, ठीक है। और इनके फिर रिटेल स्टोर्स भी हैं डायरेक्टली, राइट।
ऐसे शार्क टैंक में आता है ना वो B2C एंड C2C सर्विसेज, इफ यू हैव एवर सीन शार्क टैंक इंडिया, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, थोड़ा बिजनेस मॉडल पे है ये, ठीक है। स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, इंटरनेट, ये सारे हो गए आपके डायरेक्ट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एयरटेल हो गया आपका, लोकल हो गया हैथवे वगैरह, इस टाइप के डायरेक्ट केबल प्रोवाइडर्स, मेल प्रोवाइडर्स, इंटरनेट प्रोवाइडर्स। वहीं पे अगर आप होलसेल देखें तो ये छुपे हुए लोग हैं, इनका ना ऐसे डायरेक्टली ये नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये पीछे से काम हो रहा है, एक एनिग्मा है। They often extend credit to retail stores to such an extent that the retail operates very largely on the wholesaler's capital. ये बेस होते हैं, ठीक है, ये कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये बल्क में रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इसको सेल कर रहे होते हैं, ये इसकी एडवर्टाइजिंग भी कर रहे होते हैं, ये डायरेक्ट मॉडल पे चल रहे होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर से डील कर रहे होते हैं, तो ये और चीज़ों में इनका खर्चा हो जाता है। डायरेक्टली अगर सेल करना है तो एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम इन ब्रॉड और डिटेल करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पर अभी हम इसे थोड़ा ब्रीफली हम कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में भी मेंशन्ड है। बाकी इसको तो बहुत सारी डिटेल में हम इसकी सारी लेयर्स उधेड़ के पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और अ फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल्स, ये सब लिख देना, पीपल, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. Modern society requires speedy and efficient transport systems to assist production, distribution, consumption. आजकल तो लोग फ्रूट भी बाहर का खा रहे हैं, है ना, इतना ज्यादा। प्लेन से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एयरप्लेन से फूड आइटम्स डिलीवर हो रहे हैं, ऐसा भी होने लगा है कुछ कुछ सर्विसेज में, कुछ कुछ जगहों में। तो यू कैन ओनली इमेजिन, एज आई से मेनी टाइम्स, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इंग्लिश हो चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी है, पॉल साइंस, उसमें आप ये लिखें जरूर एक हद आंसर में, दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। एंड इन दैट सेंस हमें तो भाई क्या क्या अतरंगी चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या कंज्यूम करना पड़ रहा है, डिमांड इतनी ज्यादा हाई है ना। हमारे यहाँ के मैंगोज जाते हैं बाहर, अल्फांसो मैंगो, अल्फोंसो मैंगो, राइट। तो इस तरीके से डिमांड्स हैं, वर्ल्ड अब बहुत इंटरकनेक्टेड हो गया है, लोग भी आराम से, कई लोग तो एक दिन में इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, फ्लाइट पे फ्लाइट ले रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट हमें उस चीज में असिस्ट कर रहा है। तो ये तो बच्चों वाली बात है, आपको पता है ये सब। इन सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट, दिस इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर कि कितना टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा आपको उसमें डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, टाइम, कॉस्ट, उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो विच ट्रांसपोर्ट टू टेक। एंड उस बेसिस पे, जैसे कोई रूरल रीजन है तो वहाँ तो एयरपोर्ट नहीं सेटअप होगा ना, क्योंकि वहाँ तो डिमांड ही नहीं होगी प्लेन्स की, लोग बस से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, क्यों नहीं होगी डिमांड, इतना प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं कि प्लेन से जाएं। और अगर इफ देर आर सम एलीट ग्रुप्स और रिच फार्मर्स, तो वो इतनी ज्यादा डिमांड फॉर्म नहीं करने वाले। फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपोर्ट इज डिमांड, देन रूट्स एंड क्लाइमेट, फंड वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है डिमांड, उसमें क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, लार्जर द पॉपुलेशन ग्रेटर इज द डिमांड, एंड द इकोनॉमिक standard of living, that is also going to decide your demand, right? Then there are routes, location of cities, towns, villages, industrial centers, raw materials, ट्रेड कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन देम, सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू डिसाइड योर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से सेटअप होगा, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में आप ऐसे इतनी इजीली नेटवर्क्स नहीं बना सकते हैं ऑफ ट्रेन्स और ऑफ प्लेन्स, एयरपोर्ट्स, क्यों, क्योंकि मुश्किल होता है वहाँ का क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, टेरेन, ऑल ऑफ दीज आर द डिफिकल्टीज दैट आर पोज्ड, type of climate, funds that are available for overcoming obstacles along the route, right? फंडिंग ही नहीं है तो फिर कहाँ से एयरपोर्ट बनेगा, है ना। दीज आर ऑल एक्सपेंसिव बिजनेसेस। इसी का एक मिलता जुलता जो आपका सेगमेंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सेंटर्स में ना ट्रांसमिशन होता है ऑफ वर्ड्स और मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज। हम एक टाइम में रहते हैं जहाँ पे इतना कम्युनिकेशन बढ़ गया है कि हम ओवर इंफॉर्मेशन के टाइम में रहते हैं, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है हम पे, एंड इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज राइट। अभी जैसे यूट्यूब पे ही देख ले, कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, 10 टीचर्स पढ़ा रहे होंगे,
ज्योग्राफी किसको देखें, है ना? तो इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। तो कम्युनिकेशन इस चीज़ को आसान करता है, ठीक है? ये एक ऐसी सर्विस है, वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज़। यूट्यूब इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम। आई एम, you know, presenting my ideas and facts towards you. I am sort of, yeah, putting my ideas towards you. Now, certain developments such as mobile telephony, satellites have made communications independent of transport. तो ऐसा नहीं होना पड़ रहा कि भाई अब अगर आप रहते हैं कहीं केरला में तो मेरे को केरला जाना पड़ रहा है। वैसे केरला वाले तो शायद they watch it in only English. It's difficult for them to understand Hindi, but let's say if you live in Kerala, so I don't have to necessarily go to Kerala to teach you, right? Or you don't have to come to me to learn. Direct हमारा communication हो पा रहा है through these networks of satellites, telephony, the internet has made life so much more easier. We don't need to travel. We don't need to spend that money. फ्री में आप पढ़ सकते हैं. So that's very large volumes. फ्री में नहीं, अगर आप अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, इंटरनेट का पैसा दे रहे हैं तो इतना नहीं है जितना कि आपको ट्रैवल करने में लग जाएगा. Thus, very large volumes of mail continue to be handled by posts all over the world, right? And the next segment is telecommunication. इसमें ज़्यादा आपका न्यूज़पेपर, इंटरनेट ज़्यादा आएगा. कम्युनिकेशन में आप इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली ऐसे ही रख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिसेज, मेल, टेलीफोन, सैटेलाइट्स और टेलीकम्युनिकेशंस में आप उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दीजिए. उसमें आप मेंशन कर दें कि it is linked with the development of modern technology. Revolutionized communications because the speed with which the messages are sent is on another level. The time is reduced, weeks से minutes हो गया. अब ऐसा नहीं है, communication में मेल भेजना पड़ रहा था, ईमेल नहीं, मेल, चिट्ठी वाला, उसमें टाइम लग रहा था. फेडेक्स से भी भेजेंगे तो टाइम लगेगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, मैसेज भेज रही हूँ मैं व्हाट्सएप से, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, इससे भी कम, माइक्रो सेकंड में चला जाता है. तो द रीसेंट एडवांसमेंट्स लाइक फोन, टेलीफोन, इसमें भी सेम चीज लिखी है. डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस कर दिया. इसमें आप लिख देना स्पीड ज्यादा हो गई, डायरेक्ट हो गया, इंस्टेंट लिख देना. टेलीग्राफ, मोर्स कोड, टेलेक्स, ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई. फैक्ट्स, अब हम कौन से जमाने में आ गए? रेडियो टेलीविजन भी अब कोई नहीं देखता. जो एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी लिखी हुई है तो उनने ये सब एग्जाम्पल दी. टेलीविजन, रेडियो सिर्फ लोग कार में ही सुनते हैं. एंड देन वी हैव टेलीविजन, सिर्फ बूमर्स देखते हैं. एक जनरेशन ऑफ पीपल टेलीविजन देखते हैं. पिक्चर्स, टेलीफोन कॉल्स, वास्ट ऑडियंसेस, इसमें इंटरनेट नहीं मेंशन किया इन लोगों ने. इंटरनेट इज द मेन आइडिया दीज डेज, and Twitter, Facebook, Instagram, and hence they are termed as mass media. They are vital for advertising and entertainment. Newspapers were also at a time able to reach all corners. Abhi bhi newspapers are important for good information, especially newspapers like the Indian Express, Hindu. सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलीज इन्फॉर्मेशन जल्दी से फटाफट हो जाता है ना. सैटेलाइट नेटवर्क वैसे बने होते हैं. ये आपका सैटेलाइट, ये अर्थ है, ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, घूम रहे होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. फूल सा डायग्राम भी बन सकता है. The internet has truly revolutionized global communication system. There's no doubt about it. We live in that generation where everything has been truly revolutionized. Now, अभी तक जो हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस देखा, दोज आर आल्सो सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज. बट अभी हम डिटेल में सर्विसेज का जो पोर्शन है उसको समझेंगे, जो कि स्पेसिफिकली या तो इंडस्ट्री की तरफ गियर्ड हो सकता है, या पीपल को केटर कर सकता है, या दोनों को सर्व करता है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स तो हमने देखा ही था, जैसे कि राइट. और अब जो हम डिटेल में देखेंगे वो टूरिज्म होगा. So this is also a very important tertiary activity, right? So low order services such as grocery shops, laundries, ये तो common and widespread हैं. Then higher order services और more specialized ones like accountants, consultants, physicians, ठीक है. तो ये ज्यादा common होता है, commonly हमें दिख जाता है. और ये इतना मतलब urban sprawls में you can say is more common. Services जो है they are provided to individual consumers who can afford to pay them. ठीक है. तो ऑटोमोबाइल की सर्विस आपको एक पर्टिकुलर मार्केट में होगी, एक अर्बन मार्केट जो इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, राइट. इट वुडंट बी गियर टुवर्ड द रूरल रीजन. गांव में नहीं बेचेंगे क्योंकि वहां तो वो उसे नहीं अफोर्ड कर सकते. और सिटी में आपके कुछ सर्विसेज आते हैं जैसे गार्डनर,
लॉन्ड्रर्स, बार्बर आपको दोनों रूरल एंड अर्बन स्प्रॉज में मिल जाता है टू डू प्राइमरीली फिजिकल लेबर। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस टाइप के जो लोग ऑर्डर सर्विसेज होते हैं उसमें फिजिकल लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो हायर ऑर्डर यू कैन से सर्विसेज होती हैं वो होती हैं टीचर, लॉयर्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस। इसके लिए आपको एक मेंटल लेबर को खर्च करना पड़ता है, एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होना पड़ता है, एक डिग्री होनी चाहिए, उस पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मेनी सर्विसेज दे हैव नाउ बीन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट नाउ। मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये भी एक सर्विस में आ जाता है, राइट? फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन, customer care, all of these become important services which are supervised by governments also and by companies also। ठीक है, तो गवर्नमेंट की भी कुछ कोई इंडस्ट्रीज हो गई जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट भी उसमें कह सकता है कि इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होना चाहिए। इस आपको किसी ट्राइबल पॉपुलेशन को आप रिहैबिलिटेट करें, इफ यू आर रिमूविंग द पॉपुलेशन फ्रॉम देयर। एंड कोई कंपनीज के भी अपने रेगुलेशन हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ सर्विसेज आर रेगुलेटेड। प्रोफेशनल सर्विसेज, हमने ये सारा बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि वो एग्जाम्पल्स दे रहा है, ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिकली न्यू नहीं बता रहा, कंटिन्यूएशन है पिछले जो सेगमेंट्स था उसी का। बस अब ये है कि एग्जाम्पल्स हो गए आपके पास हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ। तो ये आप अपने आंसर शीट में लिखोगे कि प्रोफेशनल सर्विसेज ऐसे बना के, एंड यू विल राइट आर हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, राइट? Multiplexes and restaurants might find location within or near central business districts. Central business districts हैं these important hubs जहाँ पे हम business activity को consolidate, concentrate करते हैं कि ये पूरी सिटी है, यहाँ पर आपका हब बना है, सेंट्रल बिजनेस हब, जहाँ पे आपके मल्टीप्लेक्सेस होंगे। हर एक सिटी में होता है कि मॉल होता है एक जगह पे, रेस्टोरेंट्स ज्यादा उस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जैसे दिल्ली की बात कर ले तो सीपी इज इम्पोर्टेंट, उस तरीके से देखें तो काफी रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, पालिका बाजार है, सब खाने पीने का है। उस तरीके से कंसोलिडेशन है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं, बट और शहरों में, स्मॉल टाउन्स वगैरह, वहां पर कोई ना कोई एक हब होता है, ठीक है। वेराज गोल्फ कोर्स वुड चूज अ साइट वेयर लैंड कॉस्ट आर लोअर। तो इस तरीके से इनकी लोकेशन होती है। तो ये चीज बता रहा है कि इन सर्विसेज की लोकेशन क्या होगी। और कई बार इनकी लोकेशन एक फिजिकल स्पेस नहीं होती, इंटरनेट होता है, जैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट। फिजिकल स्पेस हमारा घर है या जो भी है, बट या ऑफिस है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। now personal services are made available to people to facilitate their work in daily life. The workers, they sort of migrate from rural areas in search of employment and are unskilled most of the time. They are employed in domestic services जैसे कि हाउसकीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स। तो ये आपके लो ऑर्डर वर्कर्स में ही आ जाता है। लो ऑर्डर वर्क स्किल्स चाहिए इसमें, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, राइट? सो ये आपका बेसिकली क्या बता रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है, तो इसमें हमें ज्यादा अपना दिमाग खर्चने की जरूरत नहीं है। ओके, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाता है, ये चीज आप हाईलाइट कर लें कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट के कई, अगर आप लेबर लॉज देखें कभी, तो उसमें गवर्नमेंट के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी काफी लॉज होते हैं। तो रेगुलेशन हर जगह है ऑफ दी वर्कर्स, ठीक है। वन सच एग्जाम्पल इज इन इंडिया मुंबई डब्बे वाला। ये एग्जाम्पल आप जरूर लिखें जब भी आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं और आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, तो उसमें आप मुंबई के डब्बे वालों को लिखें, क्योंकि आज भी दे आर प्रेवलेंट और आज भी वो उतने ही एफिशिएंट हैं जितने कई सालों पहले थे। इवन इंटरनेट का आ गया, जोमेटो, स्विगी आ गया, पर अभी भी दे एंजॉय अ सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी, राइट? सो उनके इतने कस्टमर्स हैं, अब नंबर्स और भी इंक्रीज हो गए होंगे, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मेंशन नहीं करना। सम नंबर्स आर गोइंग टू बी वेरी डायनामिक, उनको मेंशन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हम फटाफट आ गए हैं पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज। वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों के बारे में भी तो डिस्कशन हो, किस तरीके से उनका एंगेजमेंट है, राइट? तो और क्या, उसके बाद हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं, और फिर हमारा आ जाएगा टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो टूरिज्म को बेसिकली पढ़ रहे हैं बिकॉज इसमें ये एक अलग टाइप की सर्विस सेक्टर एक्टिविटी है जो रिक्रिएशन से रिलेटेड है, और काफी लोगों को ये एंगेज करती है, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, और काफी लोगों से ये आपका जो है पैसा एक्सट्रैक्ट करती है। टूरिज्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लरिशिंग
इंडस्ट्री इंडिया में तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया है एक बहुत ही, और उसे होना भी चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन, राइट। तो ये आप इस पे स्टार मार्क कर लो, ये टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, एंड फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखें, ठीक है, क्योंकि अच्छे से पढ़ते नहीं है, दे टेक इट लाइटली। बट टूरिज्म पे से आई थिंक ऑलमोस्ट हर साल ही एक क्वेश्चन आता ही है, टूरिज्म एज अ स्पेसिफिक सर्विस, और 3-4 मार्क्स का होता है, एंड देन यू स्टार्ट टू वंडर कि अब क्या लिखें, कंटेंट नहीं मिल रहा। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, इसे अच्छे से ही पढ़ना। टूरिज्म इज ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पसेस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस, खुशी के लिए, बिजनेस से ज्यादा खुशी का एस्पेक्ट है, हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं या किसी और कंट्री को दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म की बहुत ऐड आती है। टूरिज्म ट्रैवल से क्या मिलता है, हमें खुशी मिलती है अंदरूनी, राइट। It has become the world's single largest tertiary activity in total registered jobs इतनी है 250 million and total revenue 40% of the total GDP. So this number becomes important, 40% of the total GDP, ये इतना important नहीं है, ठीक है। तो you will write that it is occupying, ये भी लिख सकते हैं, a major section of the total GDP of the world, or you can say 40% of the total GDP, or you can write approximately, or you can say around 40% of the total GDP of the world. Besides, many local persons are employed. Employment में भी अच्छा है, opportunity है in services like accommodation, meals, transport. तो एक industry कितनी चीजों को cater कर रही है, accommodation, meals, तो catering businesses को भी, cuisines जो हैं, restaurants, उनको भी फायदा हो रहा है, transport, entertainment, special shops serving tourists, right? Tourism fosters the growth of infrastructure industries, retail trading, craft industries, souvenirs ले जा रहे हैं market में और नई चीजें produce करें to attract tourists. And in some regions, tourism is seasonal also, because the vacation period is dependent on favorable weather conditions. जैसे इटली हो गया, right? इटली का क्या सीन है, गर्मी होगी तो लोग जाना चाहते हैं ना, यूरोप हो गया, गर्मी में वहां जाने का अलग मजा है, सर्दी में तो वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है, तो एक स्पेसिफिक सीजन में आपको ग्रीस में जाने का मजा आएगा, है ना। अब जैसे मुंबई में तो हमेशा ही बारिश होती रहती है, एंड बैंगलोर का भी आजकल सेम ही सीन हो गया है, बारिश तो नहीं बट वेदर इज ऑलवेज द सेम, तो यहाँ पे सीजन इतना मैटर नहीं करता। पर आप किसी ठंडी जगह जा रहे हैं, गर्म जगह जा रहे हैं, तो वहां मैटर करता है। माउंटेन्स में आप जाना चाहते हैं तो यू विल प्रेफर कि स्नोफॉल के टाइम जाएं, कुल्लू मनाली, राइट। सो सीजन ऑल्सो डिसाइड दैट। अच्छा, तो ये हमने देख लिया फेवरेबल वेदर कंडीशंस, बट मेनी रीजन्स अट्रैक्ट विजिटर्स ऑल अराउंड। टूरिस्ट रीजन्स देखो, वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में क्या आ गया आपका, मुंबई, गुजरात, ऑल ऑफ दैट। There are some popular tourist destinations in the world and others include winter sports regions because वहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ वगैरह होते हैं, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया है। मॉन्यूमेंट, हेरिटेज साइट्स, दिल्ली में बहुत कल्चरल साइट्स हैं, तो उस चीज़ के लिए भी प्रेफर किया जाता है, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म डिमांड, वही सेम चीज़ है जो पिछली स्लाइड में थी, बस यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत इसको और इलेबोरेट किया है, जो कि है इम्प्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लेजर टाइम बढ़ गया। अच्छा, ये है इस तरीके से कि डिमांड कैसे क्रिएट हो रही है, ये तो चलो क्लाइमेट एक हो गया कि क्लाइमेट डिसाइड कर रहा है, मॉन्यूमेंट्स डिसाइड कर रहा है कि यहाँ लोग आना चाहते हैं नहीं, बट एक ओवरऑल डिमांड, लोगों के अंदर ये भावना क्यों जाग रही है कि हमें रिक्रिएशन की जरूरत है। ऑब्वियसली रिक्रिएशन तो सदियों से इम्पोर्टेंट है, चला आ रहा है, बट अभी क्या है, अब तो महंगा हो गया है, सब कुछ जाना है इधर उधर, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, लेजर टाइम भी हो गया है, मेनी मोर हॉलीडेज, एटलीस्ट आप एक सर्टेन लेवल पे होते हैं, अगर गवर्नमेंट में है या आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो आपका थोड़ा हॉलीडे वगैरह लेना और इजी हो जाता है, एंड इवन इन प्राइवेट सेक्टर मोर हॉलीडेज आर बीइंग परमिटेड। तो उस तरीके से उसकी डिमांड अंदर से निकल के आ रही है कि ओके वी नीड टू ट्रैवल, कि चलो मनाली चलते हैं, इधर चलते हैं, जयपुर चलते हैं वीकेंड में, जो भी है। Transport, the opening up of tourist areas has been aided by improvement in transport facilities, तो इस चीज को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। एल्बेरूनी के टाइम पे ऐसे रोड कहाँ थे, है ना, फिर भी उन लोगों ने ट्रैवल किया, पर बहुत कम लोग थे, पर अब तो हर कोई ट्रैवल कर सकता है कभी भी। एयर ट्रांसपोर्ट, रोड सिस्टम्स, सब कुछ ही बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है, एंड यू कैन ट्रैवल एनी वेयर इन द वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो एट टाइम्स चीपर, एयर ट्रैवल इज चीपर देन वाटर ट्रैवल, एंड उससे आपकी लाइफ जो है इजी हो गई है, एक्साइटिंग हो गई है, ऑल दोज थिंग्स। टूरिस्ट अट्रैक्शंस
कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन है? इससे पहली वाली स्लाइड में यही चीज थी कि दे वर ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स कि क्या चीज टूरिस्ट अट्रैक्शन को डिसाइड करती है। तो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन विल बी डिसाइडेड बाय क्लाइमेट, कि गर्मी में आपको जाना है, सर्दी में अच्छा क्लाइमेट होगा फेवरेबल, जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गया तो आप जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको ठंड में जाना है स्पेसिफिकली तो दैट लैंडस्केप, वेदर यू वांट टू विजिट द प्लेटोज माउंटेन्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे है, जैसे दिल्ली है काफी अच्छा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मुंबई इज फाइन इन दैट सेंस, बट व्हाट इफ यू वांट टू गो फॉर अ माउंटेन, तो ये आप इलेबोरेट करोगे। इन सब में आपको क्रिएटिव होके लिखना है, अपनी पर्सनल लाइफ से लिखो। ज्योग्राफी कभी भी आपसे अलग नहीं है, जो आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है वही यहाँ पे आके दिख रहा है। क्लाइमेट, खुद के बारे में सोचो ना, खुद घूमना चाहोगे तो कैसे, कौन सी जगह जाना चाहोगे? हिस्ट्री आर्ट, बिल्कुल हम्पी जाते हैं लोग बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ कर्नाटका, इधर बिकॉज ऑफ द आर्ट, मदुराई बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, मैसिव एंशियंट हिस्ट्री। कल्चर एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशन भी देखी जाती है। यूएस में कई लोग घूमना जाना चाहते हैं, यूके रहना भी चाहते हैं और घूमने भी जाना चाहते हैं, पेरिस विच इज इन फ्रांस ऑफ कोर्स। तो कल्चर एक पसंद आता है लोगों को, इकोनॉमिक कंडीशन, स्टेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि क्या वो जगह इतनी स्टेबल है। कोई मतलब सीरिया जाने में घबराएगा कि यार वहां पे बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, बट वही कोई घबराएगा नहीं अगर उसे कोई कहेगा स्वीडन जाओ, तो दे विल बी हैप्पी, वो स्वीडन जा रहे हैं यूरोप, right? So that is also an important deciding factor. Now we move on to the quaternary activities. कई बार एक thin line हो जाती है between tertiary, quaternary and your quinary, जो भी हम पढ़ेंगे, तो उस thin line को आपको through words and definition ही differentiate करना है। tertiary में आपने trading और ये सब retail services वगैरह देखी, और आपने देखा कि हाँ एक amount of teacher, professionals, lawyers ये भी आ जाते हैं services sector में, communications आ जाते हैं। पर क्वार्टरनरी क्या है? क्वार्टरनरी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो नॉलेज सेक्टर है, उसमें आपके लो ऑर्डर सर्विसेज जैसे डब्बे वाला ये सब नहीं आ सकते। दे इन्वॉल्व द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है? डेटा एनालाइज करना, सॉरी, उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोड्यूस करना, इंफॉर्मेशन से डील करना, और एकदम ही टॉप टीयर पे बैठना इज योर, ऐसे अगर कोई हायरार्की है तो यहाँ पर आपका क्वार्टरनरी आ गया। उससे ऊपर क्विनरी भी है पर वो हम आगे देखते हैं। दे इन्वॉल्व रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे साइंटिस्ट हो गए आपके, and may be seen as an advanced form of services involving specialized knowledge and skills, extremely specialized. This sector, along with the tertiary sector, has replaced most of the primary secondary employment as the basis of economic growth. तो आजकल के जमाने में प्राइमरी सेकेंडरी की जगह ये है स्टॉलवर्ट, क्वार्टरनरी और टर्शरी, ये दोनों इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं। जीडीपी में जो बदलाव हो रहा है इनसे आ रहा है आजकल। पहले के जमाने में प्राइमरी और सेकेंडरी था, बट अब इसका बोलबाला है। तो ये चीज भी आपको नोटिस करनी है यहाँ पे ना। इसी में अगर आप आगे देख रहे हो कि नॉलेज सेक्टर ये मेंशन है, तो ये आप लिखोगे। ज्योग्राफी में स्टोरी बनाना इज हैज टू बी अवॉइडेड। कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कलेक्शन, प्रोडक्शन, इसको आप बार बार लिखोगे, ठीक है, एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको आप बार बार लिख के अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे एंड इसे आंसर में डालोगे, ठीक है। नॉलेज सेक्टर ये नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं आंसर अधूरा लगेगा। क्वार्टरनरी और फिर जब नॉलेज सेक्टर लिख दिया ना, एग्जामिनर अपने आप ही इम्प्रेस्ड हो जाएगा। And there has been very high growth in demand for and consumption of information-based services, from mutual fund managers to tax consultants, software development, statisticians, data scientists आ गए आजकल। Data science is a new emerging field, हर कोई कर रहा है। You don't need a necessarily math background, but you should have a knack for math. But हाँ, data science is the emerging field. Tax consultants, mutual fund developers, statisticians, and all of that. So personnel involving, working in office buildings, elementary schools and university classrooms, hospitals, doctors' offices, theaters, accounting, brokerage,
firms and all of these, they fall into this category. तो कहीं ना कहीं फाइन लाइन है, कहीं कहीं आपके lawyers भी इसमें आ सकते हैं अगर वो बहुत ही टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर्स. बट मोस्टली टीचर्स, लॉयर्स इन सर्विसेज को हमने उधर पे टर्शरी में डाला हुआ है. लाइक सम ऑफ द टर्शरी फंक्शंस, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कैन आल्सो बी आउटसोर्स्ड. आउटसोर्स्ड, अब आपको बहुत ज्यादा इस पे एक शॉर्ट नोट बनाओ, बार बार रिवाइज करो, ये आएगा outsourcing. It is asked almost every year, KPOs, BPOs, right? So outsourcing is very important, right? तो हर इस तरीके से जो सर्विसेज जो है ना, ये क्वार्टरनरी भी सर्विसेज है, बट थोड़ी अपग्रेडेशन है इन सर्विसेज. दिस कैन बी आउटसोर्स्ड. दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट और नेसेसरीली लोकलाइज्ड मार्केट. ये आप कहीं से भी प्रोड्यूस करते हो. ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम देखते थे रॉ मटेरियल चाहिए, फलाना ढमकाना चाहिए तो ही हो पाएगा. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. और इधर में ही अब और क्लैरिफाई हो जाएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ. ओके, दिस इज क्विनरी. यार ये क्विनरी है जिसपे हम आएंगे. पहले हम जरा इधर ही आउटसोर्सिंग को कंसिडर कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव फ्रॉम देयर. नाउ आउटसोर्सिंग इन इटसेल्फ, outsourcing in itself has resulted in opening of a large number of call centers in India. Outsource का मतलब ही क्या है? That, you know, we are, for instance, this is a service that we have, जैसे call center services or anything, we are taking that service from outside of our country. ठीक है, जो भी services है, services are being provided from outside the country or from outside our source. ठीक है, तो सोर्स जो है सर्विसेज का, द सोर्स ऑफ दी सर्विसेज इट्स इज आउटसाइड आवर टेरिटरी और इट इज, you know, from another country, from another city, and that is called outsourcing. It has resulted in opening up of a large number of call centers in India, China, Eastern Europe, Israel. क्योंकि क्यों ऐसा होता है, आउटसोर्सिंग इतनी पॉपुलर क्यों हो गई, बाहर से सर्विसेज लेना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चीप लेबर, इंडिया में चीप लेबर मिल जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग लेबर, एजुकेटेड होगा. वही सेम लेबर अगर अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में ढूंढेंगी तो वो ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे. इंग्लिश तो खैर उन्हें आती होगी लेकिन ज्यादा कॉस्ट उनका हो जाएगा. इंडिया में आपको एक एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन मिल जाएगी जो सर्विस चीपर प्राइसेस में प्रोवाइड कर रही, राइट? तो इसलिए आउटसोर्सिंग बहुत पॉपुलर हो गई, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है. देयर आर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज, ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल. ओके, कोस्टा रिका, फिलीपींस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. China is also doing a lot of this. So this is something that you should definitely mention, right? The comparative advantage is the main reason for continuing with outsourcing. New trends in culinary services, including KPOs and home shoring. Okay, इस पे हम आते हैं. अब हमें outsourcing समझ में आ गया. अब हम समझते हैं आपका culinary services. This is culinary right here. क्विनरी क्या है? यहाँ पर आपका पूरा डायग्राम बना है. इस डायग्राम को आप बना सकते हो अपने आंसर में. 6 मार्कर आएगा या 5 मार्कर होता है ज्योग्राफी में तो ज्यादातर वो आता है. तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे. प्राइमरी सेक्टर रिसोर्स बेस्ड एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज, फिर सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड. तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है, ये सर्विस बेस्ड. फोर्थ क्या हो गया? नॉलेज बेस्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस इसमें भी है पर वो नॉलेज ओरिएंटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड. एंड क्विनरी जो होता है आपका, क्विनरी में आ जाएगा इंटेलेक्चुअली बेस्ड मैक्रो लेवल, हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स, क्वींस, you know. So Adani, Ambani, all of these are quinary, you know, they are CEOs. Tata, Birla, they are the decision makers, they are top of the top, right? So highest level of decision makers or policy makers will form your quinary activity, the prime minister. These are subtly different from the knowledge-based industries, you know, that the quinary sector in general deals with. यहाँ भी knowledge dealing है, but बहुत ही prime level, PM, CEOs, all of these fall under quinary. They are the decision makers. Quinary services focus on the creation, rearrangement, and interpretation of new existing ideas, data interpretation, and the use of evaluation of new technologies. They are the evaluators. They are the final decision makers. They are the interpreters, like the judges of the Supreme Court.
interpreters of law often refer as to the gold collar. तो ये भी आप मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे? पॉलिसी मेकर आंसर में आना ही चाहिए, gold collar. All right. And professions, they represent another subdivision of the tertiary sector, representing specially highly paid senior business executives, government officials, research scientists, financial and legal consultants, etc. तो ये देखोगे कि क्वार्टरनरी में भी होते हैं ये लोग और टर्शरी में भी, पर यहाँ पर और भी ज्यादा हाई हायरार्की में सबसे टॉप वालों को लिया जाता है। ब्यूरोक्रेट हो सकता है एक, जो लेट्स से कोई यूपीएससी सिलेक्ट हुआ एंड दे आर अ सेक्शन ऑफिसर, तो वो यहाँ आ जाएगा उनका क्वार्टरनरी। बट इफ दे आर एन आईएएस, बट लेट्स से आईएएस भी यहीं आ गया, बट अब उनकी रैंक बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो आपके सेक्रेटरी बन गए, तो फिर वो क्वीनरी में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन होगा। their importance in the structure of advanced economies, it far outweighs their number. हमें उनकी बहुत ज्यादा more than their numbers, होते कम है in population क्योंकि कम ही लोगों को opportunity मिलती है, but हाँ, their importance is very significant, like the CEO of Facebook or the CEO of any company, right? Major company, Twitter, etc., Google, it is only one person, पर वो एक बंदा ही बंदी इतना ज्यादा important होते हैं, you can't remove a CEO so easily. Okay, तो जितना भी वर्क अवेलेबल है थ्रू आउटसोर्सिंग, और क्यों इतना ज्यादा वो बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्रीज, हमारे जैसे जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज, वो ये है कि द मेन रीजन फॉर दिस इज न्यू ट्रेंड्स। ठीक है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं इन क्विनरी सर्विसेज इंक्लूडिंग केपीओ, दैट इज योर नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, एंड होम शोरिंग। ये वर्ड्स आपको लिखना ही है, देयर इज नो वे यू आर नॉट गोइंग टू राइट देम, इन्हें आपको लिखना ही है क्विनरी वाले आंसर में। The latter is an alternative to outsourcing. The KPO industry is distinct from BPO as it involves highly skilled workers. Business processing में भी skilled worker है, but KPO is another level of highly skilled, right? And it is information driven knowledge outsourcing, right? So home shoring का क्या मतलब है? What do we mean by home shoring? तो बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, काफी उसका इजी मीनिंग होता है होम शोरिंग का। आई थिंक कहीं ना कहीं नाम से भी पता चल रहा है। व्हाट इज ऑफ शोर ड्रिलिंग? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, ऑफ शोर ड्रिलिंग एनवायरमेंट में कॉन्सेप्ट होता है, पर होम शोरिंग जो है ना, उसका मतलब है कि घर से काम भेज रहे हैं। यू कैन से आई एम ऑल्सो होम शोरर, कि मैं अपने घर से ही नॉलेज प्रोवाइड करूँ। दैट डज नॉट हैव टू नेसेसरली बी एन ऑफिस या कॉल सेंटर, you can just have individual contractors who are providing their skill, their service through their homes, which is knowledge based. तो ये हो जाता है होम शोरिंग। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं इन योर ओन नोट्स और व्हाटएवर, सो दैट इट इज क्लियर टू कि व्हाट इज होम शोरिंग एंड केपीओस। ये आपको मेंशन करना ही है क्योंकि पेपर में व्हेन दे आस्क यू रिगार्डिंग दिस। तो हाईली स्किल्ड वर्कर्स इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में, इंफॉर्मेशन ड्रिवन, तो ये चीज तो हमने देख ली। Now, KPOs, they enable companies to create additional business opportunities, जैसे कि research and development, e-learning, business research, intellectual property, legal profession, banking sector, ये सब भी KPOs के थ्रू एक opportunity मिलती है to create. Now, I think काफी कम सेगमेंट रहता है हमारा which has to do with digital divide. तो कॉन्स्टेंटली हम इंटरनेट मतलब इंटरनेट पे आर्टिकल्स देखते हैं न्यूज़पेपर में कि डिजिटल डिवाइड के बारे में बहुत डिस्कशन है। तो अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द आईसीटी, जो सेक्टर है अब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उससे जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है उसके चक्कर में एक डिजिटल दुनिया खड़ी हो रही है। ठीक है, द वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल डिफरेंसेस कई तरह की कंट्रीज में, जैसे मेक्सिको हो गया या ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं बहुत ज्यादा। तो हाउ क्विकली कंट्रीज कैन प्रोवाइड आईसीटी एक्सेस एंड बेनिफिट्स टू इट्स सिटीजंस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, कि ये डिजिटल डिवाइड जो है, यानी कि कुछ लोगों के पास है एक्सेस टू द इंटरनेट और कुछ लोगों के पास नहीं है। तो ये जो खाई है
इसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। और कुछ कंट्रीज जो है सक्सेसफुल हो रही हैं प्रोवाइड करने में, इंडिया में भी इंटरनेट एक्सेस बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो ये जो खाई है कम होती जा रही है। वाइल डेवलप्ड कंट्रीज इन जनरल हैव सर्च्ड फॉरवर्ड, द डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग्ड बिहाइंड, एंड दिस इज कॉल्ड द डिजिटल डिवाइड, द डिवाइड बिटवीन द different access to the internet or the digital or ICT platforms, right? Similarly, digital divide also exists within countries, between countries and within countries. For example, in a large country like India or Russia, it is inevitable that कुछ areas जो होंगे metropolitan होंगे, कुछ है कि JNK में नेट ही नहीं आ रहा है ढंग से, या हिमाचल में, या कुछ भी ऐसे isolated regions है ना, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ पा रहा, कुछ कुछ ज्यादा हाइट पे है तो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो उसका एक्सेस कैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए कि विद इन द कंट्री ऐसे इश्यूज ना हो, क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेरिफेरल वर्सेस रूरल, ऑल्टीट्यूड, तो ये सब आप अच्छे से बना के लिखोगे। एंड दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। डिजिटल डिवाइडर्स में कोई ये नहीं दिया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा कोई पॉलिसीज नहीं मेंशन है कि इस तरह की कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये वो, तो इतना ही आपके लिए काफी है। एनसीईआरटी से आप बाहर ना ही जाए तो बेटर है, क्योंकि उतना लिख ले बड़ी बात है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो वो हम अगले क्लास में शुरू में डिस्कस कर सकते हैं, पर आई डोंट थिंक इतना रेलिवेंट है। बट आई विल स्टिल डिस्कस बिगिनिंग में, जब हम कोई भी नई चीज डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें आई विल डू दैट सो दैट यू हैव सम आइडिया कि कल को कुछ करंट ओरिएंटेड आपने लिख दिया और ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऑल्दो इट डजंट मैटर। तो यही था पूरा जो हमारा चैप्टर था लार्जली। इस चैप्टर में से बीपीओ, केपीओ, होम शोरिंग, क्वार्टरनरी, इन सब पे बहुत आता है। एग्जाम्पल्स याद रखें, ये डायग्राम जरूर बना दें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, हायरार्की और नॉलेज सेक्टर, ये सारी चीजें जरूर लिखिए। कम्युनिकेशन वगैरह तो आप सब जानते हो यार, ये हो रहा है जो आपके आसपास, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपने ऐसी कोई चीज नहीं है, रिटेल शॉप्स ये सब आपने देखी है, मंडी देखी है, तो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही रियलिटी में एम्बेडेड है ये चैप्टर। ट्रेड एंड कॉमर्स, सर्विसेज, सब, तो ये सब इसमें कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं था, इस चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग था। तो वील जस्ट एंड इट नाउ, एंड हमारा चैप्टर 8 आने वाला है, काफी ज्यादा वो भी इंटरेस्टिंग है, उसे हम फटाफट करेंगे। फिर 9, 10 एंड हमारी बुक 1 विल बी कंप्लीट। बुक 2 में हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफी सिमिलर ओवरलैप्स हैं, कुछ चैप्टर्स डिफरेंट है, वाटर रिसोर्सेज वगैरह, तो वी विल ऑल्सो डू देम वेल, एंड विशिंग यू गुड लक।